हेलो एवरीवन। ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज का तीसरा वीडियो है। 3 नवंबर। तो आज भी हम अराउंड 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है वो एनवीडिया से रिलेटेड है। एनवीडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। एआई चिप्स से रिलेटेड चिप्स बनाती है कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो ये जो कंपनी है, इसने ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी थी जिसका एम कैप $5 ट्रिलियन हो चुका है। एम कैप क्या होता है? एम कैप उस कंपनी ने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं इनटू एक शेयर की वैल्यू क्या है। तो ये उस कंपनी का एम कैप है। तो जो एम कैप है एनवीडिया का, वो $5 ट्रिलियन हो गया है और ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई है ऐसा करने वाली। एनवीडिया के बाद जो कंपनी है वो है एप्पल। एप्पल का $3.8 ट्रिलियन है। और एनवीडिया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एआई चिप्स बनाती है, जीपीयू बनाती है। और जीपीयू ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एआई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी किसी कंट्री का या किसी कंपनी का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका बैकबोन होता है ये। बिना जीपीयू के आप एआई डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो इंडिया एआई मिशन है उसमें भी हम जीपीयू डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। बिल गेट्स ने इसे कहा है कि ये एक एआई बबल है और ये बर्स्ट हो सकता है। और ये बर्स्ट होगा तो एनवीडिया के शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे आएंगे। एआई बबल का इशू जो बिल गेट्स ने बोला है वो क्या है? ये है कि जैसा अभी तक ये माहौल चल रहा है कि एआई इज द फ्यूचर, एआई फ्यूचर होने वाला है हर चीज में एआई हम यूज करने लगे हैं अब। इसीलिए एनवीडिया, जो कि एक कंपनी है जो एआई में ही काम करती है, उसके शेयर्स बहुत तेज स्पाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एआई इज द फ्यूचर। एआई अगर फ्यूचर है तो, और एआई में लीड कौन सी कंपनी कर रही है? एनवीडिया। इसलिए एनवीडिया के शेयर्स स्पाइक कर रहे हैं। और बबल इसे तब कहते हैं जब वो जो शेयर की लिटरल वैल्यू होती है, जो असली वैल्यू होती है, उससे ज्यादा वैल्यू वो हासिल कर लेता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे जब पेटीएम ने अपने शेयर्स रिलीज किए थे तो अराउंड 20 to 100 के आसपास, जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो उसने 2200 के शेयर निकाले थे। लेकिन जब वो मार्केट में ट्रेडिंग करने आए तो वो घट करके 800 पे चले गए थे फर्स्ट डे ही। तो पेटीएम ने अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है उससे ओवर वैल्यू करके अपने शेयर्स रिलीज किए थे, इसीलिए उसके शेयर मार्केट में आने के बाद कम हो गए। तो कुछ मिलता जुलता ये उससे ऐसा ही है। एनवीडिया का जो एआई बबल है, एआई बबल भी ऐसा ही काम करता है। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो बी आर गवी से रिलेटेड है। बी आर गवी के बारे में आप जानते होंगे, ये इंडिया के 53rd सीजे आई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नवंबर में इनका टेन्योर एंड होने वाला है। तो अब इनका टेन्योर एंड होगा तो कोई नया सीजेआई आएगा। तो नया सीजेआई बनता कैसे? नए सीजेआई सेलेक्ट कैसे किए जाते हैं? तो जो लॉ मिनिस्ट्री है, वो जो प्रेजेंट सीजेआई हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगेगी कि वो किसे चाहते हैं कि अगला सीजेआई बने, उन्हें सक्सीड करे। तो जो प्रेजेंट सीजेआई हैं वो क्या करेंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम रिकमेंड कर देंगे लॉ मिनिस्ट्री को। अब लॉ मिनिस्ट्री वो नाम प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेगी। फिर प्राइम मिनिस्टर वो नाम प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे और प्रेसिडेंट सीजेआई को अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो प्रेसिडेंट सीजेआई को अपॉइंट कर देंगे। एक चीज और नोट करने की है कि सीजेआई को ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। तो ये रहा अपना सीजेआई का टॉपिक। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो हानले डार्क स्काई रिजर्व है। हानले आप सभी को पता होगा, हानले कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में चांगतांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे हमने एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया है। अब डार्क स्काई रिजर्व का काम क्या होता है? ये डार्क स्काईज को प्रिजर्व करता है। डार्क स्काईज मतलब ऐसी स्काईज जहाँ पे आप स्टार्स को या अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मून्स या कोई फार अवे प्लैनेट्स हैं, कभी कभी विजिबल होते हैं, आप उन्हें देख सकें। वो डार्क स्काई रिजर्व है। ये एस्ट्रो टूरिज्म में, एस्ट्रोनॉमी में, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडीज में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए डार्क स्काई कंजर्व करने के लिए हमने डार्क स्काई रिजर्व बनाया है हानले लद्दाख में, जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम है। ये इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। ये सेलेस्टियल फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है, जैसे स्टार्स हैं, शूटिंग स्टार्स हैं, मीटियोर्स हैं, इन सारी चीजों को। अब जो डार्क स्काई रिजर्व होते हैं वो कितनी ज्यादा डार्क स्काई मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कितनी क्लियरली विजिबल स्काईज है वहां पे, इसको रेट करने के लिए एक बॉर्डले स्केल है।
इस स्केल ने हानले रिजर्व को 1 की रेटिंग दी है, जो कि सबसे एक्सीलेंट रेटिंग होती है। कुछ और ऐसे रिजर्व्स हैं या एरियाज हैं जिनको 1 की रेटिंग मिली हुई है, वो आटाकामा डेजर्ट है। आटाकामा डेजर्ट अगर आपको पता है कहाँ पे है तो आप कमेंट में बताइए। और नामीब डेजर्ट है, जो कि नाम से ही लग रहा है नामीबिया में है। तो ये रहा हमारा डार्क स्काई रिजर्व का टॉपिक। अगर फिल्म्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से ही आएगा। कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आर्टिफिशियल रेन से रिलेटेड है। ये साइंस एंड टेक का टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल रेन क्या है? क्लाउड सीडिंग। जैसा कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ डेट्स इशू की थी 29-30 के आसपास की, वो उस दिन क्लाउड सीडिंग कराएंगे और 4 to 5 डेज में रेन्स एक्सपेक्टेड होती हैं उसके बाद। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्लाउड सीडिंग फेल कर गई। अगर हम, ऐसा नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया था। अराउंड 4 to 5% चांस ही होती है रेन की। अगर क्लाउड सीडिंग की गई है तो 4 to 5% चांसेस ही इंक्रीज होती हैं कि रेन हो जाएगी। तो सीडिंग के बाद भी मोर देन 90% चांस था कि रेन नहीं होगा। तो क्लाउड सीडिंग के लिए हम एजेंट्स कौन से यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस। ये एक्चुअली करते क्या है? ये न्यूक्लियस का काम करते हैं जिसके अराउंड जाकर के वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं और फिर ये हैवी होती हैं तो ग्रेविटी के इफेक्ट में आकर के ये नीचे गिर जाती हैं, यानी रेन बन जाती हैं। तो अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि अगर स्काई पूरी तरीके से क्लियर है, कोई भी क्लाउड नहीं है, तो क्या वहां पे हम क्लाउड सीडिंग करा के आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन के लिए कुछ क्लाउड्स चाहिए। दो टाइप की क्लाउड सीडिंग होती है, पहली हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग है और दूसरी ग्लाइको ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग है। तो जो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग है वो तब होती है जब क्लाउड का टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री या उससे ज्यादा का होता है। और ग्लेशियोजेनिक जब होती है जब सुपर कूल्ड क्लाउड होते हैं। ग्लेशियर से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लाउड सुपर कूल्ड होंगे, मतलब 0 डिग्री से टेम्परेचर उनका नीचे होगा। इस केस में हम सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा का है तो हम नॉर्मल सॉल्ट का यूज कर सकते हैं क्लाउड सीडिंग एजेंट के लिए। तो ये रही हमारी आर्टिफिशियल रेन की टॉपिक। जो हमारी आज की लास्ट टॉपिक है वो ग्रीन सेस है। अब ग्रीन सेस से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि सेस क्या होता है। सेस और सरचार्ज दो टाइप के टर्म्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में सुनते हैं। तो सेस क्या होता है ये पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेस क्या है। तो सेस ऐसा टैक्स है या ऐसी ऐसा चार्ज है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी चीज पे लगाया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए लगाया गया, हेल्थ के लिए लगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाया गया। और सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है जो रेवेन्यू रेज करने के लिए गवर्नमेंट लगाती है कहीं से। तो सेस के पीछे एक पर्पस होता है, जैसे इस सेस के पीछे क्या पर्पस है? ग्रीन। ये एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाने वाला सेस है, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये उन व्हीकल्स पे लगाएंगे जो उस स्टेट की नहीं है, जो दूसरे स्टेट से लोग उत्तराखंड में जा रहे हैं घूमने के लिए या किसी भी पर्पस से, उन पर लगेंगे ग्रीन सेस। और उस सेस के से जो पैसा मिलेगा उससे उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। ये जो ग्रीन सेस है ये ईवीज पे नहीं लगेगा, एम्बुलेंसेस पे नहीं लगेगा और गवर्नमेंट व्हीकल्स पे नहीं लगेगा। ईवीज पे लगने का तो कोई चांस नहीं होता क्योंकि ईवीज पोल्यूशन करती नहीं है। एम्बुलेंस पे भी नहीं लग सकता है, और गवर्नमेंट अपने ही ऊपर क्यों ही सेस लगाएगी, इसलिए गवर्नमेंट व्हीकल्स पे भी नहीं लगेगा सेस। तो आज की वीडियो